निफ्टी ने छुआ 10,000 का मैजिकल स्तर और ऐसे सेलिब्रेशन के माहौल में आपका स्वागत है जी बिजनेस में। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। ऐतिहासिक दिन जरूर है पूजा, जैसे आपने कहा कि आज निफ्टी ने 10,000 का वो मैजिकल स्तर छुआ जिसका हम कल बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और एनालिस्ट काफी सारी जानकारी ये भी कह रहे हैं कि पिक्चर तो अभी बाकी है आगे बिल्कुल, और भी। इसके अलावा पूजा एक और ऐतिहासिक बात है कि आज नया राष्ट्रपति भी इस देश को मिला है। तो देखा जाए तो एक स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है और इसके चलते बाजार में भी उसका रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। फिलहाल अगर देखें तो जो प्रॉफिट बुकिंग वो थोड़ी सी हावी हो गई है और फिलहाल निफ्टी यहाँ पर थोड़े से प्रेशर के साथ 9950 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट अब फ्लैट है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव यहाँ दिख रहा है। साथ ही सेंसेक्स भी फिलहाल लाल निशान में, लेकिन 32,200 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप्स की बात करें तो हल्की फुल्की खरीदारी आज के सेशन में आप दिख रही है। मिड कैप के कुछ गेनर्स, क्विकली उन पर भी नजर डालते हैं। आज बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस में अच्छी बाइंग है। M&M फाइनेंशियल 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा टेलीकॉम स्पेस में भी बाइंग है। टाटा कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन, एबिन फैशन जैसे स्टॉक्स है जहां पर बाइंग दिख रही है। लेकिन अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स है, थोड़ा सा प्रेशर है यहाँ पर। डिवीज लैब 2% नीचे है। बजाज होल्डिंग, LIC हाउसिंग फाइनेंस ये लाल निशान में आज ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा टोरेंट फार्मा 1.25% नीचे है। हैवेल्स में भी थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। लेकिन मिड कैप बैंक्स यहाँ पर अच्छी बाइंग है। सिटी यूनियन बैंक 2.5% की तेजी दिखा रहा है। यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, OBC जैसे तमाम बैंकिंग स्टॉक्स है जहां पर आज के सेशन में अच्छी बाइंग दिख रही है। फाइनेंस से जुड़े शेयरों में भी बाइंग है। M&M फाइनेंशियल के अलावा AU स्मॉल फाइनेंस 3% ऊपर है। IB हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी 2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी 2% तक का गेन आज के सेशन में दिख रहा है। कुछ और ब्रॉडर स्पेस में देखें तो आज टेलीकॉम अच्छी बाइंग दिखा रहा है। आइडिया सेलुलर फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर है, ऑलमोस्ट 99 के स्तर पर पहुंचने वाला और ऑलमोस्ट 8% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट वोडाफोन की मर्जर की खबरें कल रात आई थी और उसके बाद आज स्टॉक में शुरू से ही, सुबह से ही आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पूजा आज मेटल्स और शुगर यहाँ पर भी अच्छी बाइंग दिखी है। मेटल कंपनियों में देखें तो रत्नामी मेटल्स, यहाँ पर एक खबर भी आई है कि कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है जिसके चलते करीब 2.5% की मजबूती है स्टॉक में। और कुछ और शेयरों पर नजर डाले तो वेदांता, भूषण स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ ऐसे मेटल कंपनी हैं जहां पर की अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और चीनी शेयरों की भी मिठास बढ़ी है। उत्तम शुगर, रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान, शक्ति शुगर्स, ये भी कुछ ऐसे शुगर स्पेस में अच्छी खरीदारी है। रेणुका शुगर को देखिए करीब 7% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। आप भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टोल फ्री नंबर जो अभी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ रुचित जैन मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून रुचित। पहले तो ये बताइए कि आज निफ्टी में जो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है आपको? अब यहाँ से निफ्टी पर आपका व्यू इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है? रुचित, अगर आप सुन पा रहे हैं अभी तो फिलहाल ज्यादातर एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि जो बुल रन हमारा शुरू हुआ है और अभी थोड़ा सा जरूर प्रॉफिट बुकिंग दिखी, लेकिन 9950 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं और फिलहाल बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? भी प्लेस्ड है जिससे लग रहा है कि यहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली इंडेक्स फ्रंट पे हो सकती है। पर यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक देखते तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम अभी भी है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको रादर देन इंडेक्स पे यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेने से ज़्यादा बेटर होगा कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक का फोकस रखें। और जहाँ पे हम कुछ स्टॉक्स में देख रहे हैं जहाँ पे अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी वहाँ से मतलब हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में अवेलेबल है। और स्टॉक स्पेसिफिक में आप बता सकते हैं, अगर कोई मिड कैप स्पेस की अगर बात करें तो इस वक्त देखिए करीब 36 अंकों की मजबूती मिड कैप में देखने को मिल रही है। और कुछ और शेयरों पे जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, आज फाइनेंस शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। M&M फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशन और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इनफैक्ट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे भी आए हैं और काफी शानदार नतीजे देखने को मिले हैं। रुचित, अगर आपसे कोई पिक लें मिड कैप स्पेस में ही तो इस वक्त इस मार्केट में आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है? आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर में देखेंगे तो मन्नापुरम फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है।
अब पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स भी दिए हैं हुए हैं इसमें, और जो 105 का प्रीवियस रेजिस्टेंस चेक कर रहा था पिछले 2 महीने में, वो स्तर का भी एक ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक में दिखा है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, जो कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही लेना है। अगर फ्रेश एंट्री किसी स्टॉक में तो मनप्पुरम फाइनेंस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है 103 रुपये का स्टॉप लॉस रख के, और एक हफ्ते के दरमियान आई थिंक 119 तक के टारगेट्स हम इस स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। तो मन्नापुरम फाइनेंस ये अच्छा लग रहा है एक्सपर्ट को, 119 तक के स्तर दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस लेकिन 103 का लगाना होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों की, और फोन लाइन पर सबसे पहले प्रवीण है मुंबई से। प्रवीण, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड आफ्टरनून मैडम, मेरे पास ये 2 शेयर्स हैं। एक तो जेपी पावर का 6000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 6 रुपीज। अच्छा, जेपी पावर आपने 6 रुपए पे लिया है। दूसरा स्टॉक कौन सा है सर आपका? हाँ, दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका? दूसरा है मेरे पास श्रीराम ईपीसी। ओके, और उसमें आपकी खरीद 1000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 56। और आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, अगर जरूरत पड़ती है तो। और अगर ये है कि अगर बेनिफिट है बोलेंगे तो मैं आई कैन एग्जिट ऑल्सो। ऑलराइट रुचित, इनफैक्ट जहां तक जेपी पावर की बात है, यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 2 सेशन से स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है, और खासतौर पर जो न्यूज फ्लो है उसके चलते भी ये मोमेंटम बना है। राकेश झुनझुनवाला की तरफ से जो 1% की यहाँ पर निवेश हुआ, उसके बाद हमने देखा पूरे जेपी ग्रुप में बज है। जेपी पावर ले लीजिए, जेपी इंफ्रा, जेपी एसोसिएट्स, तमाम शेयर्स में अच्छी बाइंग दिख रही है, और आज भी जेपी पावर 12% ऊपर दिन के ऊपरी स्तरों पर है। क्या ये इन्वेस्टमेंट बेट बन सकता है? केवल इस न्यूज फ्लो के आधार पर बाइंग करना ठीक रहेगा? 6 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। आई थिंक इनकी खरीदारी देखते हुए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि इनके एग्जिस्टिंग होल्डिंग अभी भी कंटिन्यू करें। रिसेंटली हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो जेपी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में इनफैक्ट एक काफ़ी अच्छी मोमेंटम आई है, और इसके एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा रहे सभी जेपी ग्रुप के स्टॉक्स में। जेपी पावर की स्पेसिफिकली बात करें तो टेक्निकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना के उससे ब्रेकआउट आया है, जिसके कारण इसका टारगेट्स लगभग 9 से 9.5 रुपये तक के आने वाले 2 से 3 महीने में लग रहे हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम परसेंटेज टर्म्स में यहाँ से भी काफ़ी अच्छा मूव हमको आगे चल के आने वाले 1-2 महीने में ये स्टॉक में दिख सकता है। तो करंट होल्डिंग्स अभी भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक बार 9 से 9.5 रुपये के आसपास आता है ये स्टॉक, तो फिर से एक बार ये स्टॉक को रिव्यू कर सकते हैं। ओके, दूसरा सवाल इनका श्रीराम ईपीसी पे भी था। सुमित, रुचित माफ कीजिएगा, इस पर क्या राय देंगे श्रीराम ईपीसी पर? श्रीराम ईपीसी में अगर कंपैरेटिवली देखें तो पिछले 5-6 महीने में मिड कैप स्टॉक्स में जो इतनी अच्छी तेजी आई है, उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेशन इस स्टॉक का नहीं है। ना ही ये स्टॉक ने कोई सिग्निफिकेंट अपमूव दिया है, बस एक कंसोलिडेशन फेज हो रहा है। तो जहां हम ऐसे बाजार में देख रहे हैं मार्केट्स निफ्टी 10,000 पहुंच गया है, पिछले 5-6 महीने में जनवरी महीने से काफ़ी अच्छी तेजी आई है, बट जो ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने इस तेजी में पार्टिसिपेट नहीं की है, तो आगे चल के उनमें से पार्टिसिपेशन आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो काफ़ी दूसरे अच्छे मिड कैप स्टॉक्स अवेलेबल है। हमने मनप्पुरम फाइनेंस की भी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो मुझे लगता है इनको श्रीराम ईपीसी पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, और वही अमाउंट अगर मनप्पुरम फाइनेंस में इन्वेस्ट करें तो आगे चल के बेहतर रिटर्न्स बन सकते हैं। ओके, तो श्रीराम ईपीसी से एग्जिट कर लें और मनप्पुरम फाइनेंस में यहाँ पर निवेश करने की राय होगी। गुजरात से हमें कॉल किया है मिलन भाई ने। जी नमस्कार मिलन जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैंने यूनाइटेड स्पिरिट 25 परचेस किए हैं 2510 के भाव से। 25 शेयर्स लिए आपने 2510 के भाव पर लिए? हाँ, ओके, उसका भविष्य कैसा है, मैं बेच दूं या? चलिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पर। आपने 2510 के भाव पर लिया, राइट? 710 के भाव से लिया है। अभी तो घाटा हो रहा है मैडम। नहीं 27.10 उनका खरीदा है, 27 और अभी फिलहाल जो लेवल दिख रहा है वो 2587 का। आज 2% नीचे भी नुकसान में। रुचित, क्या सजेस्ट करेंगे, और एज ही सेड कितना समय इंतजार करना पड़ेगा भाव का, और क्या कुछ यहाँ पर मुनाफे की गुंजाइश लग रही है? पिछला परफॉर्मेंस देखें या चार्ट पैटर्न देखें तो क्या सजेशन होगा? रिसेंटली अप्रैल महीने में ये स्टॉक ने 1800 के लेवल्स के तकरीबन एक डबल बॉटम का पैटर्न फॉर्मेशन किया था,
और उसके बाद काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में अपमूव आया है। हम जो एग्जिस्टिंग करेक्शन जो देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, ये इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। 1800 से लेके 2700 2750 तक का रनअप बिना कोई मेजर करेक्शन के स्टॉक में आया है। तो वही एक रीज़न है, आई थिंक एक करेक्टिव मूव है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। मेरी इनको सलाह रहेगी कि थोड़ा व्यू लंबा रखें। आने वाले 5-6 महीने का जो अगर व्यू रखते हैं तो पॉसिबल ये स्टॉक उनको 2950 तक के स्तर भी दिखा सकता है। तो ना ही इनका कॉस्ट आएगा, बट काफ़ी अच्छा मुनाफा भी इनको इस स्टॉक में आने वाले 5 से 6 महीने अगर होल्ड करें तो हो सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर अभी फोन लाइन पर राज हैं आगरा से। राज, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैंने आइडिया का करंट वाप पे, आइडिया के 3000 शेयर और वेदांता के 2000 शेयर करंट वाप आपने आज खरीदा आइडिया? फॉरवर्ड ले आ सकते हैं राज, आपने 99 के लेवल्स पे आइडिया खरीदा है। आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन शायद इन्होंने अब की तेजी में ही इसे खरीद लिया और ऑलमोस्ट जब ये शेयर टूट रहा था, कई दर्शक ऐसे भी जिन्होंने तब लिया और अभी वो अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी शायद गलती हुई इनसे। रुचित, क्या कहेंगे? 99 रुपए पे इन्होंने खरीदा है और क्वांटिटी काफी ली है, 3000 क्वांटिटी है, हायर साइड पे ले लिया है, अब क्या करना चाहिए? जो ऑलरेडी ये स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में रनअप दे दिया है। 75 रुपये से लेके हमने देख रहा है कि लगभग 20 रुपये तक की तेज़ी इस स्टॉक में कुछ ही हफ्तों में आ गई है। प्रीवियस हिस्टोरिकल चार्ट्स देखें तो 101, 102 की रेंज में ये स्टॉक में आगे चल के रेजिस्टेंस भी आ रहे हैं। तो मेरी इनको सलाह रहेगी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि उनकी क्वांटिटी भी अच्छी है। तो 93 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 101, 102 आए तो वहाँ पे उनके एटलीस्ट थोड़ी पोजीशन लाइट कर दें। तो आइडिया सेलर में राय आती हुई रुचित की तरफ से। चलिए एक और मैसेज ले लेते हैं। कोलकाता से हमें मैसेज आया है अभिषेक का, और इनका सवाल आरएस सॉफ्टवेयर पर है। आरएस सॉफ्टवेयर में इनके पास 800 शेयर्स हैं, 98.55 की इनकी खरीद है और काफ़ी नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर। रुचित, क्या राय देंगे? आरएस सॉफ्टवेयर में 98 के लेवल पर इन्होंने लिया था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस वक्त इनको। इवन ये एक ऐसा स्टॉक है बुल मार्केट में देखा नहीं है इम्पैक्ट ऑफ। ऑलराइट, आरएस सॉफ्टवेयर फिलहाल 78 के लेवल्स पे 78.50 का स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखिए बाजार में जो तेजी है और तमाम सिलेक्टिव स्टॉक्स में आज प्रेशर भी है, ऐसे में चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अलग अलग एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, अब आगे बाजार किस दिशा में जाएगा? संदीप मेरे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। संदीप, पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक तरह से बाजार से जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टर्स भी, और हम क्योंकि इस फील्ड में हैं इस तरीके से भी हम जुड़े हुए हैं, तो यूफोरिया तो है, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी क्या मान रहे हैं और अब बाजार की दिशा और दशा कैसी रह सकती है? मैं तो अटायर भी कह रहा है, देखिए 10,000 हो गया तो बहुत बड़ी एक खुशी की बात है और बड़ा माइलस्टोन बाजार ने अचीव किया है, लेकिन उतना ही बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया पल्लवी यहाँ पे कि अब 10,000 तो आ गया, अब यहाँ से लाइफ बियॉन्ड 10,000 कैसी होगी? इसी के ऊपर हमने सवाल किया, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानने की कोशिश करी कि इन लेवल्स पे अब निवेशकों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या करना चाहिए। पहला सवाल हमारा यही था कि अब निफ्टी में क्या बाय करके चले, इन लेवल्स पे भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, या रुकना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। 92% लोगों का जिनसे भी हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि अभी भी बाजार में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। हो सकता है छोटा मोटा ब्लिप मार्केट में देखने को मिले, थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल सकती है, और 6% पार्टिसिपेंट्स तो ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि मार्केट में जो करेक्शन है वो शायद देखने को मिले, क्योंकि एक तरफा चाल इस साल में मार्केट में देखने को मिली है। 22% के आसपास के रिटर्न मार्केट ने ऑलरेडी इस साल में डिलीवर किए हैं, तो हो सकता है करेक्शन देखने को मिले। तो हमारा फिर ये सवाल था, जो 92% पार्टिसिपेंट जो कि मानते हैं कि अब भी तेजी देखने को मिल सकती है, तो हमारा फिर सवाल यही था, फिर यहां से कितने ऊपर के लेवल्स और देखने को मिल सकते हैं? करीब 90% लोगों का ये कहना था कि 10,200 तक के जो जोन्स है वो देखने को मिल सकते हैं, और इनफैक्ट कुछ और बुलिश लोग ऐसे भी हैं, 8% ऐसे लोग भी थे जो मानते हैं कि 10,500 तक के जोन्स भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एक कंसेंसस है ऑलमोस्ट कि 10,200 तो यहां से देखने को मिलेगा ही शॉर्ट टर्म में ही। 3% लोगों का ऐसा भी कहना है कि हो सकता है कि यह तेजी बढ़ती हुई दिखे, और 11,000 तक के जो स्तर हैं वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मौजूदा लेवल से भी करीब 1,000 पॉइंट के आसपास ही गेंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वो तबका जो कि मानता है कि यहां से मुनाफा वसूली हो सकती है, फिर हमसे हमारा यही सवाल था आगे
कि अगर डाउनसाइड है, यहां से बाजार में अगर गिरावट आनी है तो कितना और पेन मार्केट में देखने को मिल सकता है। 79% लोगों का ऐसा मानना है कि 9700 तक के जो जोन है वो देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मौजूदा लेवल से 250 से 300 पॉइंट के आसपास का करेक्शन। और जो 9700 का लेवल है ना, ये काफी लोगों के मुंह से मैंने सुना कि ये यहां तक की जो डाउनसाइड है वो बाजार में देखने को मिल सकती है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि 9500 तक के जोन देखने को मिलेंगे, और केवल इक्का दुक्का लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन हो सकता है, और हो सकता है कि जो लेवल्स हैं 8700 पे जाके रुके, तो बहुत बड़ी गिरावट भी हो सकती है, ऐसा एक दो लोगों का मानना था। लेकिन बाजार के लिए ट्रिगर्स क्या होंगे जो कि बाजार को 10,500 या तो फिर 11,000 तक लेके जाएंगे? एक तो तिमाही नतीजे, आरबीआई की पॉलिसी और लिक्विडिटी, ये तीन चीजें हैं जो कि ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि जो मार्केट्स को ड्राइव करेंगी। तिमाही नतीजे करीब एक तिहाई लोग ऐसा मानते हैं, आरबीआई की पॉलिसी जहां पे रेट कट हो सकता है, एक तिहाई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि दो पॉलिसी से ड्यू है। पूजा इस पे और रोशनी डाल सकते हैं। और लिक्विडिटी ये एक बड़ा फैक्टर है, 30% के आसपास लोग मानते हैं कि लिक्विडिटी ड्रिवन लेनी है, और लिक्विडिटी अब भी स्ट्रांग है जो कि मार्केट को आगे भी सस्टेन करती हुई दिखेगी। लेकिन कौन से सेक्टर चलेंगे और कौन से स्टॉक्स हैं, ये सबसे बड़ा सवाल था फिर हमारा। एक तो निजी बैंक, तेल गैस जिसमें रिलायंस सबके मुंह पे था, और उसके साथ साथ आईटी में कुछ चुनिंदा काउंटर्स, ये बाजार की तेजी को लीड कर सकते हैं। तो फिर कौन से वो स्टॉक्स हैं, हमने पूछा। रिलायंस तो एक फेवरेट है, ये जिसने इस साल भी करीब 50% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। 42% लोग अब भी मानते हैं कि रिलायंस की जो तेजी है वो जारी रहेगी, और यही मार्केट में जो नई रैली है उसको कहीं ना कहीं लेके आएगी। तो 42% लोग मानते हैं कि आरआईएल, इसके अलावा निजी बैंक्स में एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, ये जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई, ये दो स्टॉक ऐसे थे पूरे बैंकिंग स्पेस में जो कि सबके मुंह पे थे। और एचडीएफसी बैंक वो मानते हैं कि 38% लोगों का मानना है कि तेजी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इन्फोसिस आईटी पैक से, जहां पे लोग मानते हैं कि 1000 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, तो 20% लोग ये भी मानते हैं कि इन्फोसिस इसे लीड करता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल मोटा मोटी कंसेंसस यही है कि बाजार की तेजी जारी रहेगी। कुछ ही लोग ऐसा मानते हैं कि थोड़ा सा एक मार्केट में करेक्शन है वो देखने को मिल सकता है, तो उसमें 9700 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर ये होता भी है पल्लवी, तो एक वेलकम करेक्शन होगा। बाय ऑन डिप्स का अच्छा मार्केट है अभी भी। 10,500 तक के जो टारगेट्स हैं ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स अभी मान के चल रहे हैं। काफी कुछ आपने पोल में पूछा और जानकारी मिली, और जैसे कि आपने कहा नेक्स्ट ट्रिगर अब आरबीआई की पॉलिसी रहेगी, तो अगला पोल हम पूजा से लेंगे ताकि वो बैंकर से बात करके हमें बता पाएंगी कि क्या माहौल है और क्या ब्याज दरों में कोई कटौती हो सकती है। थैंक्स अ लॉट संदीप। चलिए आप दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं, लेकिन क्विकली रुचित, आप 3 बड़े नाम यहां पर संदीप की तरफ से आए थे पोल में जो निकले, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस। आपने मिड कैप में अपनी पिक दी थी, लेकिन अगर लार्ज कैप में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आने वाले समय में अगर कहीं से दिख रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक इन तीनों में से आपको अच्छा लग रहा है या फिर आपकी बाइंग की रिकमेंडेशन होगी? डेफिनेटली अगर इन तीनों से में से कोई चूज करना होगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहेगा। हमने देखा है कि एक 8 साल के कंसोलिडेशन फेज के बाद में ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और इस पूरे अपमूव में एक लीडरशिप तरीके से ये उभरा है ये स्टॉक। तो आई थिंक ये जो स्टॉक ने अभी लीडरशिप ली है और इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो ये डेफिनेटली कोई शॉर्ट टर्म की तेज़ी नहीं है, बट लंबे समय तक की एक लॉन्ग टर्म में एक अप ट्रेंड की शुरुआत ये स्टॉक में हुई है। तो कोई भी ऐसे डिप्स आते हैं, जैसे ही उन्होंने कहा कि मार्केट में डिप्स आते हैं 9700 वगैरह अगर नीचे के स्तर पे मिलता है, तो अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक एक्यूमुलेट करना हो डिप्स में, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे प्रेफर्ड पिक रहना चाहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करने की राय होगी। इनफैक्ट पूजा, आप शायद कल ही कह रही थी रिलायंस इज वन ऑफ दो स्टॉक्स की किसी भी लेवल पे मिल रहा है तो आप ले लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इट्स गोइंग टू बी अ बेट। और हमने एजीएम में सुना भी था कि जिन्होंने तब आईपीओ के समय में बाय किया था इसे, लखपति फिलहाल वो बनकर बैठे, और एजीएम में काफी कह सकते हैं एनर्जी थी और काफी कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी आए, और उसके बाद टेलीकॉम शेयरों की पिटाई भी हुई थी। खैर चलिए अब बैक टू द कॉलर्स, कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे और मैसेजेस भी हमें लगातार। इनफैक्ट फोन लाइन पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, राजस्थान से हमें कॉल किया है, सुंदर जी ने हमें फोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदर जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्ते बेटा, मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर है। ओके। 5 से 35 रेट पे 2 साल से मैंने होल्ड कर रखा है। काफी नुकसान हो चुका है, और 2 साल से आपने होल्ड किया इस शेयर में? 2 साल से होल्ड कर रखा है। तो अब क्या क्या जानना चाह रहे हैं, कब तक बने रह सकते हैं और इस स्टॉक में? इसको टारगेट लेके मैंने चला था इसको मैं। ओके ठीक है। रुचित, टाटा मोटर्स पर क्या राय देंगे? 2 साल से ये बने हुए हैं और नुकसान हो चुका है इनको काफी। 535 पर इन्होंने लिया था, और इस वक्त ये जो स्टॉक है करीब 450 के आसपास ट्रेड करा, और आज भी करीब 1.5% की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन क्या राय देंगे टाटा मोटर्स में, बने रहे? जी, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनकी होल्डिंग पैटर्न से लग रहा है
तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखने चाहिए ये स्टॉक में। पिछले 3-4 महीने में एक ऑलरेडी कंसोलिडेशन फेज देखा हमने, और ये कंसोलिडेशन के पहले एक डाउन ट्रेंड भी हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये जो कंसोलिडेशन फेज़ अभी हो रहा है ये एक एक्यूमुलेशन फेज तरीके से उभरेगा, और आने वाले 6 महीने या 12 महीने में हम फिर से टाटा मोटर्स में वो तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव कोई होता है करेक्शन के बाद में मार्केट्स में, तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक प्रीफर्ड पिक रहेगा, जो अगर और लंबा नज़रिया है तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि ये स्टॉक अभी भी होल्ड करे, और जो ये स्टॉक अगर इनको लोअर एंड ऑफ द रेंज पे 430-440 के रेंज में मिलता है तो ये और वहाँ पे खरीदारी करके आप उनको एवरेज करें। आने वाले 6 से 12 महीने में हम काफ़ी अच्छे रिटर्न ये स्टॉक में से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 100 रुपए का जरूर नुकसान हो रहा है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए तो आपको फायदा हो सकता है। होल्ड ऑन करिए। फोन लाइन पर अभिषेक है मुंबई से। नमस्ते अभिषेक, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो सर, अभिषेक बात कर रहा हूँ सर। जी अभिषेक, नमस्कार, बताइए। सर आज मैंने इंडिया बुल्स वेंचर्स के 2000 शेयर्स एट ₹198 पर परचेज किया है। अच्छा, आज तो मैं ये जानना चाहता था कि मैं कितना प्रॉफिट लेके इसको अपने साथ रखूं, कब तक मैं रखूं, कितने मार्जिन के साथ मैं इसको निकाल सकता हूं। तो आपने इतने हाई पे क्यों खरीदा? ये तो काफी टाइम से चल रहा है और स्टॉक ऑलरेडी बहुत चाल दिखा चुका है। 201 रुपए का आज हाई लगा दिया और आपने खरीद लिया। लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे इसे? हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ। ठीक है। रुचित, यहाँ पर भी समहाउ जैसे वो दर्शक थे जिन्होंने आइडिया खरीदा था 99 में इंडिया बुल्स वेंचर्स में, समहाउ इन्होंने वही किया है। आज स्टॉक आज भी तेजी थी, 201 रुपए का एक टच किया हाई और फिलहाल इन्होंने 198 पे बाय कर लिया है। फिलहाल स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट है, हरे और लाल के बीच में स्विंग कर रहा है। आप क्या सजेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए? क्या करना चाहिए आईबी वेंचर्स में? चलिए, खैर हम रुचित के पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार जरा आप इंडिया बुल्स के प्रीवियस चार्ट्स देखिए। ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत कम समय में बहुत अच्छी तेजी दिखा चुका है। पिछले 3 महीने में भी देखें तो पूजा देखिए 64 या 65% यू कैन से मल्टीफोल्ड जंप यहां पर आया है। और आईबी वेंचर्स और पूरे आईबी ग्रुप को लेकर तमाम बहुत कॉलर्स आते हैं, लेकिन ये जो दर्शक है इन्होंने थोड़ा ऊपरी साइड पे खरीद लिया। एक बार मार्केट्स पर भी नजर डालते हैं फिलहाल क्या मोमेंटम है। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 9953 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में, लेकिन 31 शेयरों में लाल निशान देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा बाइंग कहां से आ रही है, यानी कि आज के जो गेनिंग साइड पर स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं? निफ्टी के गेनर्स अगर देखें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहां पर 2.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं भारतीय इंफ्राटेल इनफैक्ट यहां पर भी 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। सारे वही स्टॉक हैं, रिजल्ट की वजह से आज इनमें अच्छी खासी तेजी है। वेदांता के नतीजे आने बाकी हैं, आज वेदांता के नतीजे हैं और वेदांता के नतीजों के पहले देखिए स्टॉक में हरे निशान में स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बड़ा निफ्टी गेनर्स करीब 2.5% की मजबूती है। कुछ बड़े नतीजे आपने कहा पूछा, तो देखिए आज अभी कुछ ही देर में हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे आने वाले हैं और साथ ही कुछ नतीजे बाजार बंद होने के बाद आएंगे। मोस्ट लाइकली भारतीय एयरटेल के जो नतीजे हैं वो भी शायद बाजार बंद होने के बाद आएंगे। लेकिन निफ्टी ने ये जो मैजिकल आंकड़ा छुआ 10,000 का, उस पर बाजार के दिग्गज रमेश दवानी और साथ ही आनंद वाची और वल्लभ बंसाली का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड पैसा आ रहा है और ये आपने जो पॉजिटिव फैक्टर्स कहे वे भी हैं। तो ये जब दोनों साथ मिलते हैं, अभी तो अर्निंग्स ग्रोथ शुरू नहीं हुआ है, तो अर्निंग्स ग्रोथ भी शुरू हो जाए तो ये शराब जरा ज्यादा मादक हो सकती है। इसलिए अभी तक तो ठीक है, लेकिन कॉशियस जरूर रहना चाहिए। और अभी बड़े आईपीओज नहीं आए हैं मार्केट के अंदर, ये लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए बड़े आईपीओज की जरूरत है। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े क्यूआईपी आंख झपकते हो जाते हैं, चाहे एसबीआई का हुआ कि यस बैंक का हुआ, तो हजारों करोड़ हैं मार्केट से चले गए और मार्केट ने मचक भी नहीं दी। तो वो ये आईपीओज हो जाना अच्छी बात है। जहां अभी तक का सवाल है, मुझे ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं कि बुल मार्केट हैज स्टॉप्ड आउट। तो बुल मार्केट प्रॉब्ली इन माय बेस्ट ओपिनियन हैज many years to go perhaps and many more new milestones to conquer, so we just have to sit back and wait it. I don't, ये चीज मेरे हिसाब से गलत होती है टू प्रिडिक्ट द टॉप ऑफ द मार्केट, क्योंकि कोई नहीं जानता है जब 92 में बाजार चालू हुआ था 800 से कि 4500 में जाके रुकेगा या 2004 की बुल मार्केट में 21,000 में जाके सेंसेक्स रुकेगा। ये पहले नहीं मालूम पड़ते, बाद में ही मालूम पड़ता है। तो मेरे हिसाब से इंग्रेडिएंट्स जो फायर बुल मार्केट का शुरू हुआ था 2013 में वो अभी भी मौजूद है।
डेफिनेटली मार्केट में स्विंग जारी है और उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो लिक्विडिटी काफ़ी चेज कर रही है, पैसा बहुत आ रहा है। आज दूसरी एसेट क्लासेज में जो है अट्रैक्टिवनेस कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, इसलिए जो पैसा पहले रियल एस्टेट गोल्ड में जाता था या डेट में जाता था, पर वहाँ भी ब्याज की दरें कम होती जा रही है, तो बहुत पैसा मार्केट में आ रहा है। एक मुख्य कारण ये है। दूसरा कारण ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सुधरती नज़र आ रही है। आगे नज़र आ रहा है कि जो सरकार ने वेरियस रिफॉर्म्स किए हैं और जो करने वाली हैं, उससे देश में के विकास में बहुत फ़ायदा होने वाला, और इसका ये मानना है कि उसके कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेंगी और इसलिए मार्केट जो है उस एंटीसिपेशन में तेज़ी दिखा रहा है। 2019 तक जो मार्केट की ग्रोथ होगी वो एक ही जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ होगी उसके हिसाब से डिटरमिन होगी। उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर 13-14% है तो मार्केट आपको आइदर 10-12% देगा या 18-20% देगा, पर उसके ही आसपास होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो भी मार्केट की ग्रोथ है वो 100% कॉर्पोरेट अर्निंग्स के साथ लिंक है। हमारा मानना है कि आने दो साल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स 13-14% की ग्रोथ होनी चाहिए, और अभी GST एंड इंटरेस्ट रेट जो नीचे आ रहे हैं ये सब लेके होपफुली कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ ये रेंज में रहेगी 13-14% के आसपास, और मार्केट का रिटर्न भी इसके आसपास आना चाहिए। तो आप सुन रहे थे सभी बड़े नामों को, कॉर्पोरेट्स और बाजार के बड़े दिग्गज, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो मेजर ट्रिगर्स रहेंगे, फिर चाहे कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, पॉजिटिव साइड पे होंगी और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस काफी स्ट्रांग लग रही है।